नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। दो चार कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले पॉलिटी खत्म कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, आज भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आपने वाले वीडियोस देख लिए होंगे। वो वीडियोस देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आप पीसीएस बनो। कभी कभी सही तरीके से और कम मेहनत पे भी पीसीएस बनाया जा सकता है, और या कम से कम कुछ लेवल तक तो पहुंचा जा सकता है। उसी स्ट्रैटेजी के तहत जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, यूपी पीसीएस में हो या यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो आरओ हो चाहे और छोटे एग्जाम हो, तो उन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे क्योंकि सब वो ट्रेंड में कर रहे हैं। पिछले 2-4 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो, प्लस उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है वो भी हम स्टडी करेंगे, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित में क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप डिस्कस करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे सवाल देखिए, एक तो सवाल यही बन जाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि संविधान के पार्ट्स के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, पार्ट्स याद करने पड़ेंगे और शेड्यूल याद करने पड़ेंगे। ये लगातार एग्जाम्स में आता है, तो इसको तो आप ठीक से याद कर ही लीजिएगा। अब 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, वो तो आप याद कर लोगे, लेकिन आर्टिकल्स बहुत समस्या आती है। तो आर्टिकल्स के लिए मेरा बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, जो भी इस पीडीएफ के अंदर आर्टिकल्स हैं प्लस थोड़ा घटना चक्र में जो आर्टिकल्स दिए, कम से कम आप उतना तो याद कर ही लो। आप अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये 70-80 जो आर्टिकल्स हो या 50 आर्टिकल्स भी होंगे, तो वो आप ठीक से पढ़ लो और ये काम अभी से स्टार्ट कर दो। आप 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों में से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चन हमें पता है कि आ रहे हैं। अगर हम सही नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी गलती रह जाती है। और ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मेक और ब्रेक वाली बात होती है। जो लोग कर ले जाते हैं या जिसे हो जाता है वो मेक कर लेते हैं, यानी बना लेते हैं, एग्जाम को क्रैक कर ले जाते हैं। और जो नहीं कर पाते, जानते हुए भी नहीं करते हैं, तो वो उनका तो क्या ही भगवान बचाए उनको। तो यहाँ पर बात हो रही है 9A की बात हो रही है। हम बात करें पंचायत की बात, लोकल सेल्फ, स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। और फिर बोला है कि संवैधानिक दर्जा जो था वो किसको मिला। तो इसमें जो है आपको पता ही है कि जो पंचायती राज सिस्टम आया, पंचायत तो 1959 में आ चुका था, पहले से आया था। तो शुरू में तो संवैधानिक दर्जा नहीं था। बाद में अलग अलग जो समितियां, जो कमिटीज बनी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई इस तरह तो पंचायत चल नहीं पाएगी, क्योंकि पंचायत का इलेक्शन नहीं होता था, पंचायत प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी। तो इसको अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा, संविधान में इसको लिख दिया जाएगा, तो फिर रूल फॉलो करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि संविधान में जो लिख दिया गया उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो पहले तो जब राजीव गांधी जिंदा थे, उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद चुनाव हो गए। चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, असैसिनेशन हो जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस जो है वो जो है ये पंचायती राज जो संविधान संशोधन है वो लेकर आती हैं और 9A जोड़ती हैं। 1992 में ये बिल पास हुआ था, 73वां और 74वां। 73वां देखिए, 73वां और 74वां। 73वां होता पंचायत से जुड़ा होता है और 74वां जो होता है वो आपका म्यूनिसिपैलिटी से, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब नगर निगम, शहरी, और पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। तो 73, 74 जो है संविधान संशोधन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 9A की बात कर रहा है, तो 9A जो है वो शहरी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल यानी कि राजीव गांधी की डेट जो होती है, तो उस दिन वो लागू किया गया था। अगर थोड़ा सा इसको देखें कि ये जो आरओ क्वेश्चन आया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक लेवल पे मैं चाहता हूं कि इसको देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है। पंचायत के ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि जब हम बात करते हैं, ये भाग देखिए, भाग 9 लिखा है ना, पंचायती राज 9 है, 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है। तो इसमें सूचियां कितनी है? 29 सूची है, 29 विषय। यानी अब ये जानना बहुत जरूरी है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए, अब वो जमा चला गया जहां सिंपल पूछ लेगा, हो सकता है मुश्किल पूछ लेगा आपसे। तो 29 वो पूछेगा पंचायती राज में कितने विषयों के ऊपर वो बना सकता है। तो पंचायती राज में जो है 29 विषयों पे वो कानून बना सकता है, यानी कि 29 विषय जो है वो पंचायत के पास रहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो उसके बाद 18 जो है विषय रहते हैं। आप चाहो तो एक लेवल और आगे जाके जो ये विषय हैं उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मेले पे टैक्स लगाना, ये सब आपको, ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है। ये सभी सवाल यूपीएससी में आया हुआ, पीसीएस में नहीं आया हुआ है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक कदम आगे जाकर आप इन विषय, 29 तो पता लग गया, 18 पता लग गया, इसके अंदर क्या क्या है ये भी आप पता लगा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि
अगर आप देखते हैं जो कमेटीज हैं यहाँ पे, ये नोट्स जो हैं मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ, ये बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं और बहुत ही कहता है गागर में सागर वाली बात है, बहुत ही कॉन्साइज प्रिसाइज टू द पॉइंट और कलर कोडिंग के साथ किया हुआ है, जिससे कि उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये कमेटीज बनी है, ये अलग अलग समितियां बनी है जिन्होंने अलग अलग समय पर जो दिया। तो एक सवाल जो पूछा जाता है, किसने जो है सबसे पहले जो ये बोला था कि आप जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो सबसे पहले जो दर्जा दिया गया था वो इसमें आपको ये एक मिनट, अशोक मेहता ने बोला था, अशोक मेहता ने ही बोला था कि इसके अंदर, चलिए क्या, चलिए इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। मैं सोच रहा था उसमें पीडीएफ पे है नहीं, इस पीडीएफ पे नहीं है, तो चीज सोचा था, खैर दूसरी पीडीएफ में आपको बता दूंगा आपको, ठीक है। क्या, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित लिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्या है। देखिए अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझ लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग क्या है? ज्वाइंट मीटिंग क्या होती है? ज्वाइंट मीटिंग, देखिए हमें पता है कानून कैसे बनता है। कानून बनता है भाई, कोई बिल है वो लोकसभा में पास हो जाए, फिर राज्यसभा में पास हो जाए, फिर राष्ट्रपति जो है साइन कर दे, और ये तरीका होता है आपको कोई कानून को पास कराने का, बिल को कानून बनाने का। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि लोकसभा किसी बिल पर, किसी कोई बिल है जिसके ऊपर लोकसभा के अलग मत है और राज्यसभा के अलग मत है, दोनों के अंदर भिड़ंत हो गई है और दोनों नहीं एग्री कर रहे हैं इस बात को लेकर, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि एक ज्वाइंट मीटिंग होती है। ज्वाइंट मीटिंग का मतलब क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मीटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। और इसमें क्या होता है कि जो चेयरमैन होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ये ऑफ लोकसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्यसभा का स्पीकर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन जो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज्वाइंट मीटिंग को लोकसभा का स्पीकर ही अध्यक्ष बन के कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों, और यहाँ पर बिल अगर वोटिंग होती है तो यहाँ पर आराम से पूरा कार्यवाही होती है। ये चीज जो है ज्वाइंट मीटिंग सिर्फ नॉर्मल बिल्स के लिए होती है, नॉर्मल बिल के लिए होती है। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ये प्रावधान नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कानूनों के तहत है। संविधान संशोधन में ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान ही वहां पर आपको अलग अलग जगह पर, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग तरीके से पास करना ही होता है। तो सवाल यहाँ पर बोला है कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर जो है 108 में जो है, आर्टिकल 108 के अंदर ये विधेयक की बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति संबंधित है। ये सिंबल है 280 जो है वो आपका फाइनेंस कमीशन है, जो इसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है क्या करता है, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो कि 5 साल के लिए होती है, या जो 5 ईयर्स के लिए होती है, या पहले भी हो सकती है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आयोग जो है वो पहले चाहिए हमें, तो 5 साल से पहले भी दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, 5 साल तो चाहिए होता है, 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति करता है, नॉट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है? फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? देखिए वित्त आयोग का सिंपल सा काम है कि जितना भी, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको मैं, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है फंड सरकार के पास आता है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो कौन सा फॉर्मूला बताए, वो कौन सा तरीका बताए जिससे कि जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लेट्स सपोज 100 रुपए अगर इकट्ठा हुए हैं तो कितने पैसे जो है सेंटर के पास आएंगे, कितने पैसे जो है उसके पास आएंगे, क्या नाम है, स्टेट्स के पास जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर कोई स्टेट की डिमांड हो रही है कि हमें स्पेशल स्टेटस दो, कि हमें भैया बहुत दिक्कत हो रही है, जितना पैसा आप दे रहे हो उससे कुछ काम चल नहीं रहा है, तो इन दैट कंडीशन अगर फाइनेंस कमीशन को लगता है कि यार इसकी सचमुच जरूरत नहीं है, तो वो ग्रांट के लिए रेकमेंड कर सकता है, ग्रांट के लिए। लेकिन ये ग्रांट जो है कुछ ही को मिलती है, या जिसको फाइनेंस कमीशन जरूर समझता है कि देना चाहिए, देती है। ये एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, सबको नहीं मिलती है। जो शेयर है, जो मनी का शेयर, वो सबको मिलता है उसके अंदर। जैसे कि 40% में सबको बंटना है, तो अलग अलग, और वो कितना कितना किसको उसको मिलेगा, तो फॉर्मूला बनाते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, उनका एनवायरमेंट को लेकर कैसा, इंडस्ट्री को लेकर कैसा इनका है, या उनमें जो अपना स्किल डेवलप करने का, या अपना जो रिसोर्स डेवलप करने का, तो उसके मार्क्स मिलते हैं, और जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, और एक उस क्वेश्चन के तहत जो आर्टिकल 280 के तहत आपका जो फाइनेंस कमीशन जो है राष्ट्रपति गठित करते हैं। भारत संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची मैंने पहले बोल चुका हूं कि 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के शेड्यूल ट्राइब्स इलाके कौन से? ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा,
मेघालय मिजोरम, ठीक है, मेघालय मिजोरम जो है वो, उनमें जो ट्राइबल्स इलाके होंगे, ठीक है, ट्राइबल्स इलाके होंगे, उनको डेवलप करने के लिए स्पेशल प्रावधान है। किसमें? ये 4 राज्यों के अंदर, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के ट्राइबल इलाकों को डेवलप करने के लिए वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, एडीसी बनती है। इसमें ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्ता, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पावर होगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को और बेहतर कर सके। तो इसमें कुछ जो है सरकार की तरफ से जाते हैं, कुछ लोग लोकल तरफ से आते हैं। तो ये अच्छा प्रावधान है, जहां पर थोड़ा सा मसला अलग रहता है, तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने लोगों को डेवलप कर पाए, अपने हिसाब से उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि जो दिल्ली में रह रहा है वो असम, त्रिपुरा की जो प्रॉब्लम है उसे जानता भी होगा, समझता भी होगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर देखा तो, लेकिन ये सिर्फ एटीएम स्क्वायर राज्यों को सबको नहीं मिलता। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो त्रिपुरा किस पर लागू? त्रिपुरा, ना गुजरात पे ना छत्तीसगढ़ पे, त्रिपुरा, यानी कि टी फॉर त्रिपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? प्रावधान। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, ये कह रहे हैं कि आर्टिकल मैच करने में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब तदर्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक। क्या होता है? एडहॉक। एडहॉक, एडहॉक जजेस, यानी कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की गणपूर्ति यानी कि आपका जो है कोरम वो कंप्लीट नहीं है और काम ज्यादा हो रहा है, उस टाइम पे टेम्परेरी एडहॉक पर जजेस आते हैं, एडहॉक पर जजेस आते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी में तदर्थ जज कहा जाता है। और ये इनका पूरा काम वैसे तो जैसे नॉर्मल जज होते हैं, जैसे जितना उनको सैलरी वैसे वही प्रावधान रहता है, ठीक है, वो तदर्थ एडहॉक जज कहा जाता है। दूसरा क्या है, अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर इसका नाम एडिशनल जज बोला जाता है, एडिशनल जज, ठीक है, एडिशनल जज कहता है। एडहॉक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। अच्छा, तो ये कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं? तो ये आर्टिकल बात हो रही है हमारे यहाँ पे आर्टिकल 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। लोकसभा का अध्यक्ष होगा 93 में, ठीक है, लोकसभा आर्टिकल नंबर 93 में लोकसभा के अध्यक्ष होगा, ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 83 बोला गया संसद के सदनों का कार्यकाल, यानी कि ये बात कहां पता लगी कि 5 साल के लिए लोकसभा होती है और 6 साल के लिए राज्यसभा होती है। तो आर्टिकल 83 में ये बात बोली गई है। और दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन, जो आर्टिकल 86 में होता है, 88 में नहीं, 86 में माना जाता है। तो वो है, जरूरी है समझना कि 86 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन करेंगे, यानी कि एक ही हॉल में राष्ट्रपति बोलेंगे और लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग दोनों ही लोग बैठे होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर बोलने, जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है, नया सेशन, तो उस नए सेशन की पहली मीटिंग जो होती है, नए सेशन में, लेट्स सपोज कि नया सेशन जो है लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से किसी, तो 1 अप्रैल को जो है राष्ट्रपति जी आएंगे और यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर अपना भाषण देंगे, यानी कि वो एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रूल करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी और कहते भी हैं ये जो भाषण होता है ये जो है गवर्नमेंट ही बना के इनको देती है, मतलब कि उनकी ही बातें करनी उनके हिसाब से, ठीक है। दूसरा, जब लोकसभा का पूरा इलेक्शन हो जाता है और पहली मीटिंग होती है लोकसभा की इलेक्शन, यानी चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बन गए, पहली मीटिंग उस समय भी संबोधन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है वो आर्टिकल 127 के तहत होता है। आर्टिकल 127 सॉरी हाँ 86 के तहत होता है, 86 के तहत होता है, 86 तक। और 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और न्यायवादी के अधिकार के प्रावधान है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आता भी है। क्या आता है इसमें? पूछ रहा है कि भाई बताओ, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट 12 से 35 होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि समानता का अधिकार किसमें है? समानता का अधिकार हमें पता ही आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में जो होते हैं उन्हें बोला जाता है आपका समानता का अधिकार, 14-18, ठीक है। जैसे 18 जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, 17 है अप्रेंटिसेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो 14 से 18 आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इंडिपेंडेंट धार्मिक अधिकार जो है 25 से 28 में आता है, जिसमें कि आपका अगर अपना कोई रिलीजियस काम है या तो आप खुद इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। आपका रिलीजियस काम आप उसको मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 29-30 में है। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो
20-22 में नहीं आता, वो आई थिंक 23-24 में आता है। 20, ठीक है। 20 में तो आपका डबल जियोप्राडी आता है, ये सब चीजें आती हैं। 21 में तो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आती है, ठीक है। लेकिन 23 और 24 के अंदर आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आपको शोषण ना कर पाए, बाल मजदूरी ना हो पाए, ये सब चीजों को शोषण हो पाए, वो अधिकार आता है आपका, ठीक है। चाहो तो मैं दिखा भी देता हूँ प्रोसेस को। आर्टिकल 23-24 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है आपको, जो लोग कंफ्यूज जाते हैं इसके अंदर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा कुछ चीजें मुझे 2-3 चीजें दिखानी है आपको, इसमें देख लोगे तो आप थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा इसके अंदर। ये दिखाएं यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए क्या मैंने बोलता, आर्टिकल 20 से 22 ना, पहले पहले 20 बताता हूँ मैं, फटाफट 20 बता दूंगा, उसके बाद आपको समझ आएगा। आर्टिकल जो 20 है, ठीक है, आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। दो सिद्धि के हुए, अब दो सिद्धि क्या मतलब है कि भाई कोई भी जो प्रोटेक्शन, फटाफट पढ़ा रहा हूं आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उसके खिलाफ उस समय पर कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो काम करते तो बाद में कानून लागू हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल मैटर में तो होता है, सरकार ये बोल सकती है कि ऐसा है टैक्स लगेगा, लेकिन 2025-22 से लगेगा। तो 22 का मतलब है कि पूरा 22 का टैक्स देना पड़ेगा, 23 का देना पड़ेगा, 24 का देना पड़ेगा, 25 में आ गए। लेकिन क्रिमिनल केसेस रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। फिर डबल जियोप्राडी की बात करती है, यानी कि एक सजा के लिए, किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। यानी कि कोई क्राइम किया, एक क्राइम किया, उसको 2 बार सजा नहीं मिलेगी उसी क्राइम के लिए। एक बार मिल गई तो मिल गई, चाहे कितना कम मिले ज्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं। इसे बोलते हैं डबल जियोप्राडी, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि ऐसा नहीं किसी को पकड़ा आपने और उससे बोला नहीं तू सबूत दे, अपने खिलाफ खुद सबूत दे। अब वो पीठ के सबूत दे या कुछ भी, हाँ वो अगर स्वेच्छा से देना चाहे कि भैया मैंने क्राइम किया है तो ठीक है, नहीं तो ये पुलिस को प्रूफ करना होता है, वो किसी भी तरह से जो है क्राइम नहीं कर सकती, उनको नहीं मार सकती, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 21 आता है जो आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, जिसमें प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जो है, जो जपाजली है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। छोटे कुछ भेज जाने का अधिकार हो गया, एकांतता का अधिकार हो गया, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार हो गया, ठीक है, आपका आश्रय का अधिकार हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता, यानी कि कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे मरना है भाई और ये मेरा फंडामेंटल राइट है, नहीं मर सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 21 में आता है। फिर धूमपान, पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये मोबली देवरा बनाम भारत सरकार केस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है विशाखादत्त बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान है, जहां पर वर्किंग प्लेस ऑफिस के अंदर जो महिलाओं कर्मियों के यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए विशाखादत्त कानून बनाया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है आपका शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A में आता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि भाई पढ़ने का अधिकार कहाँ था। पढ़ने का अधिकार आपका 21A में आता है, ठीक है। और इसमें 86वें 86 संविधान संशोधन हुआ था और 2002 एक्ट है ये, पारित 2010 में हुआ था, जो लागू हुआ 2010 में लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए पकड़ा आता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 51 का जो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का आता है। फिर हम देखते हैं 22 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। भाई किसी को पकड़ना, अरेस्ट करना, डिटेंशन करना, ये जो है आर्टिकल 20 और 22, 23, 24 में आता है, ठीक है, ठीक है। प्रिवेंटिव है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ने व्यक्ति ने क्राइम किया तो आप उसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी व्यक्ति, आपको लगता है किसी कोई व्यक्ति जो है वो क्राइम कर सकता है, क्राइम क्या नहीं कर सकता है, उस समय आप उसे अरेस्ट कर सकते हो। उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव जो है अरेस्ट होता है, प्रिवेंटिव होता है कि भाई लगता है कि कर सकता है, तो घटना को रोकने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और ये एकमात्र इंडिया एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर ये एक्ट शांति काल में भी लगा हुआ है। मतलब युद्ध काल में तो समझ में आता है, शांति काल में भी लगा हुआ है, एकमात्र इंडिया एक कंट्री ऐसी है। फिर आपको यहाँ देखते हो कि आप, ठीक है, ये अलग अलग कानून है। फिर आप देखते हो आर्टिकल 23-24 की बात करते हैं, तो 23 में जो है प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर, प्रोविजन ऑफ, यानी कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं कर सकते, बेगारी नहीं कर सकते, वो बोला गया इसके अंदर। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन के, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं,
उनको आप काम नहीं करा सकते, आप फैक्ट्री में ला सकते कि भाई किसी बड़ी फैक्ट्री में लग गया, ऐसा नहीं, जहाँ पर तो जान माल का खतरा हो वहाँ नहीं लगेगा 14 साल तक। 14 साल के बाद वो जो है वो फैक्ट्री में आ सकता है, लेकिन उसी बीच में ये जो है ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पर खतरा नहीं है, प्लस साथ में पढ़ाई रखी है अपनी जान जगह, तो ये चल जाएगा, तो नहीं चलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना खानों तथा अन्य किसी जोखिमपूर्ण इलाकों में नहीं भेज सकते, ये चीज गलत होती है, ठीक है। लेकिन धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 के बीच में आता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज हो गया कि पब्लिक, और ये रोक कैसे सकता है, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार और मोरालिटी के आधार पर इसको रोका जा सकता है। इसमें लोक व्यवस्था के लिए, सदाचार के लिए और स्वास्थ्य के लिए आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता जो है वृद्धि की जा सकती है। आर्टिकल धार्मिक अफेयर्स के प्रबंधन में स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स,